हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। जैसे कि हम जानते हैं एग्ज़ाम के पहले सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम पास कैसे हो जाए। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मैम सिर्फ पास होने तक की स्ट्रैटेजी बता दो। कुछ होते हैं मैम हमको बताओ 80 प्लस कैसे लेकर आए, 60 प्लस कैसे लेकर आए। देखो बच्चों, 80 में से 80 किसी को भी नहीं मिलने वाला है, तो इस गलत फहमी में हम नहीं रहेंगे और ना ही मैं आपसे कोई झूठ बोलने वाली कोई ऐसा फेक प्रॉमिस करूंगी कि बच्चों ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो 80 में से 80 आ जाएगा। कोई भी थियोरेटिकल पेपर में या लैंग्वेज पेपर में आपको बिल्कुल भी 80 में से 80 जो है वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, 60 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 80। हम सब जानते हैं एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स जो होते हैं बच्चों वो किस चीज़ के लिए होते हैं, वो होते हैं हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स के एग्जामिनेशन होते हैं, हमारे थियोरेटिकल पेपर होते हैं उसके लिए होता है। और जो बच्चे 20 मार्क्स वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे इंटरनल्स जो कि कॉलेज के हाथ में होते हैं। अब वो आपका वाइवा ले सकते हैं, ओरल्स ले सकते हैं, किसी तरीके की टेस्ट ले लिया। इंटरनल इज अप टू दी कॉलेज कि उनको किस तरीके से इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करनी है। ओके, तो वो होती है हमारी 20 मार्क की। अब देखो बच्चों, कुछ भी हो जाए, ये 20 मार्क्स में से हर कॉलेज का मैनेजमेंट चाहता है कि 15 मार्क्स हर बच्चे को दे दिया जाए। अगर आप एकदम एक्सीलेंट हो, एकदम अच्छे हो, टीचर के साथ रैपो अच्छा बना कर रखा है, कभी टीचर को परेशान नहीं किया है ज़्यादा, तो 20 में से आपको 18 भी मिल सकते हैं, 20 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 मार्क्स तो जो होते हैं वो हमने वही कमा लिया। लेकिन अगर कई सारे पंगे लिए और काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है तो फिर वो 20 में से उस बच्चे को 10 मार्क्स आने के ही चांसेस है। हालांकि कोई कॉलेज ऐसा करता नहीं, कोई टीचर कभी किसी बच्चे से बदला नहीं लेता है, चाहे आपने कितना भी परेशान किया हो। ठीक है, तो 20 में से हर बच्चा 15 या 18 के बीच में स्कोर जो है वो आसानी से कर सकता है। अगर आप एकदम एक्सीलेंट रहे हो, हमेशा रैंक आया है आपका, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर एकदम टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो वहाँ पर आपको 20 ऑन 20 भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ 80 मार्क के पेपर की, तो हमको यहाँ पर 80 जो है वो 80 में से स्कोर नहीं कर सकते हैं हम। ये बात आप पहले अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। अब हम करेंगे एक स्ट्रैटेजी देखेंगे और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को, जैसे मैंने इवैल्यूएशन प्लान पहले भी बनाया था, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, कैसे मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं, कौन से क्वेश्चंस के ऊपर सबसे पहले फोकस करना है, कौन से सेक्शन पे मुझे बाद में फोकस करना है, कितना टाइम देना है मुझे हर एक सेक्शन को। ये सारी ही चीज़ें आज हम हमारे लेक्चर में करने वाले हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्लान। ओके, जैसे मैंने बोला हाउ टू स्कोर 60 प्लस इन इंग्लिश एग्जाम। अब 60 के ऊपर आपकी मर्जी है, 61 लेकर आ जाओ या फिर 70 लेकर आ जाओ। आउट ऑफ 80 में से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, मैं 100 मार्क्स में से बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपके हाथ में था 15 से 20 मार्क को कमाना आपके कॉलेज में। अब ये जो बोर्ड एग्जाम आप देने जाएंगे तो इसके अंदर हम आउट ऑफ 80 देखेंगे 60 प्लस कैसे स्कोर किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेक्शन 1 जो कि प्रोज होता है। प्रोज यानी कि पैसेज। अब यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी सीन एक्सट्रैक्ट होता है, सीन पैसेजेस होते हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स है 1.1 से लेके 1.8 तक, वो सारे के सारे चैप्टर्स आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्या करेंगे हम, उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे बच्चों, हमारे भी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। मैंने सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर लिए हैं इंग्लिश सिलेबस के, क्लास 12th के, तो आप जाकर सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप हर एक चैप्टर की एक शॉर्ट समरी बना लीजिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उस समरी को बना लीजिए या फिर लेक्चर्स को सुन लीजिए, उनकी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि एक बार अगर आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो सीन पैसेज जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी आप क्या जानते हो, उस पैसेज को उस चैप्टर के अंदर से लिया गया है, वो आप अच्छे से जानते हो। अब उसके ऊपर बेस्ड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन होता है वो तुम्हारे पैसेज में से ही होता है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप चैप्टर और पैसेज से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हो। अब सेक्शन 1 प्रोज में एक चीज़ याद रखना, ये जो होता है हमारा 12 मार्क के लिए होता है। कितना होता है, 12 मार्क्स के लिए। अब ये जो 12 मार्क्स के लिए आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है, हम अभी तक 1A के ऊपर है, पूरा सेक्शन 1 की बात नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1A हमारा 12 मार्क के लिए होता है।
अब कोई भी बच्चा अगर कम भी पढ़ाई करता होगा या फिर इंग्लिश अच्छे से नहीं भी आती होगी उस बच्चे को, या पूरी तरीके से तैयारी नहीं भी किया होगा बच्चों, आप यहाँ पर अगर सब में एक एक भी स्कोर करते हो तो आप 6 मार्क्स आसानी से ला सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1A जो है वो डिवाइड किया गया है 6 एक्टिविटीज के अंदर, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। मेरी अगर आप मानो बच्चों तो सबसे पहला जो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जो इजी होता है, ठीक है, भले ही हम सीक्वेंस में जाएंगे लेकिन जो इजी होता है वो होता है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि आपको अपना ओपिनियन देना होता है। आपका अपना ओपिनियन सही या गलत नहीं हो सकता है, मैं नहीं बोल सकती वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपने अगर मेरे सामने रखा तो मैं नहीं बोल सकती नहीं ये चीज़ गलत है या फिर यही चीज़ सही हो सकती है। तो उसके लिए आपको अच्छे खासे मार्क्स जो है 2 मार्क्स कमाने का मौका मिल जाता है। वहाँ मैं आपके मार्क्स को नहीं काट सकती हूँ। 1 मार्क तब मिलेगा जब आपके ग्रामेटिकल एरर होंगे या फिर सेंटेंस को आपने सही से कंस्ट्रक्ट करके नहीं लिखा है, ठीक है। ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होगी तो मार्क्स कट सकते हैं, वरना पर्सनल रिस्पॉन्स जो होता है उसके लिए आपको पूरे 2 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। अब इसी के साथ साथ बच्चों अगर हम देखें तो लैंग्वेज स्टडी जो होता है, जो कि ग्रामर का हिस्सा होता है, जो बेसिक ग्रामर हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे टेंसेस हो गए, नाउन्स हो गए, वर्ब्स हो गए, एडवर्ब्स हो गए, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये अगर आप पढ़ लिए, ये अगर आप समझ लिए तो लैंग्वेज स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा, ग्रामर जो होता है वो आसान हो जाता है। फिर मैं बात करूँगी हमारे वोकैबुलरी की। सिंपल होता है एटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी कि मीनिंग, अपोजिट्स, ये भी बेसिक वर्ड्स जो होते हैं आपको उन वर्ड्स के मतलब जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए। तो अगर आपको मीनिंग्स, अपोजिट्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से आती है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल एटोनिम्स, जो कि यहाँ पर दिया गया है स्मॉल, ठीक है, एटोनिम्स यानी कि अपोजिट, अब आपको बोला गया है स्मॉल का मीनिंग, स्मॉल का अपोजिट लिखना है, तो आप उसका क्या लिखोगे? अपोजिट बिग लिखोगे। तो क्या आपने स्मॉल का अपोजिट सही लिखा तो कोई आपको सिर्फ 1 ही मार्क देगा? नहीं। तो यहाँ भी आपको 2 मार्क कमाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, स्मॉल के बारे में पूछ लिया या फिर यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया तो वो पूछ लिया, तो 1-1 मार्क्स दोनों के लिए होता है, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आसानी से आपके वोकैब में मिल जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे हम ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स, फैक्चुअल और इन्फरेंस। अब ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके 2-2 मार्क्स के, ये कंप्लीटली आपके पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं। तो इसका आपको 6 मार्क्स यहाँ पर मिलता है, तो आप आसानी से उसको कमा सकते हो। तो यहाँ पर आपको इन 3 क्वेश्चंस के लिए आसानी से 6 मार्क्स में से 6 मार्क्स जो है वो अलॉट होते हैं। अगर आपने इसमें से 3 मार्क्स भी कमा लिया तो काफ़ी आसानी हो जाती है, आप अपने स्कोर की तरफ धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको आज के लेक्चर में बताना चाहूंगी बच्चों, जैसे ही आज का हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को उसके अंदर पूछा जाता है। क्योंकि आपको अगर मैं कॉम्प्लेक्स, फैक्चुअल, इन्फरेंसेस का मतलब समझाऊंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। जब तक हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे नहीं, हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम सिर्फ क्या कर लेंगे, आज के सेशन को गो थ्रू कर लेंगे और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1A, 12 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर अच्छे से सारे चैप्टर्स को समझ लेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो लेक्चर्स आपने अच्छे से अटेंड किया होगा अपने कॉलेज में या फिर अपने क्लासेस में, या आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हो, आपने अच्छे से सुना है, स्टोरी आपको समझ में आ गई है, तो बस 12 मार्क के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1B, जो कि लैंग्वेज स्टडी यानी कि नॉन टेक्सचुअल ग्रामर यहाँ पर पूछा जाता है। जो टेक्स्ट बुक में से नहीं होगा वो ग्रामर पूछा जाएगा, जैसे कि डू एज डायरेक्टेड आपको पूछ लिया, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, एक्टिव करना है, पैसिव करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पूछ ली जाती है डू एज डायरेक्टेड में, तो यहाँ पर उसके आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, ठीक है। फिर आता है स्पॉट द एरर, एक सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में कोई मिस्टेक होगी, आपको वो मिस्टेक आइडेंटिफाई करके, वो मिस्टेक आइडेंटिफाई करने के बाद सेंटेंस को लिखना है, जिसका हमको मिलता है 2 मार्क्स। तो 1B जो है वो हमको आ रहा है 4 मार्क के लिए। अगर आपने इसमें बिना गलती के 1-1 मार्क भी कमा लिया तो आराम से हमको 4 में से 2 जो है वो मिल जाता है। यूजुअली वो लोग ट्राई करेंगे 2 नहीं, अगर आपका ज़्यादा अच्छा है तो आपको पूरे 4 का 4 जो है वो यहाँ पर मिल जाए।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1A और 1B। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। सेम पैटर्न यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका नॉन टेक्सचुअल पैसेज या एक्सट्रैक्ट, यानी कि उसको हम बोलते हैं अनसीन एक्सट्रैक्ट। अनसीन पैसेज बुला सकते हैं, अनसीन एक्सट्रैक्ट बुला सकते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं दिया होगा, कहीं किसी आर्टिकल्स में से आ गया, कोई न्यूज़पेपर में से आ गया, या फिर किसी बुक के अंदर से आ गया, कहीं से भी आ सकता है, ये आपको बताकर नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी, सबसे पहले ये आता है 12 मार्क के लिए। ये सारी चीज़ें तो अभी मैंने आपको बता दी है, राइट। तो सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर 1A में होता है वो आपके 2A में भी सेम चीज़ रहने वाली है, चेंजेस नहीं आएंगे। बस फ़र्क ये होगा, आपका पैसेज जो होगा वो अनसीन होगा, टेक्स्ट बुक के बाहर से होगा, कोई चैप्टर्स इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कभी भी याद रखना, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद किस पे जाना है, पैसेज पर। पैसेज 2 से 3 बार पढ़ोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, समझ में ही नहीं आएगा पैसेज आपको क्या बोल रहा है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको आइडिया मिलते जाएगा कि पैसेज आपको किस बारे में बात करना चाहता है, पूछना चाहता है। फिर उन क्वेश्चंस के आंसर हम पैसेज में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टाइम होता है बच्चों, टाइम बचता है। लेक्चर के ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाने वाली हूँ, कौन से क्वेश्चन को कितना वक्त आपको देना है, ठीक है, और कैसे हमारा एक्स्ट्रा टाइम भी बच सकता है अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी रही तो जैसे मैंने बोला ये अनसीन एक्सट्रैक्ट है, तो अनसीन एक्सट्रैक्ट की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। पहले तो क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। अब एक चीज़ याद रखना, आप बोलोगे मैम अनसीन पैसेज है, कहीं से भी आएगा, तो इसकी हम तैयारी कैसे करें। आसान है, आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेस में से आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करो। लास्ट ईयर्स के पेपर उठा के देख लो, कोई भी पैसेज आपको सेम नहीं आने वाला है लास्ट ईयर की एग्जाम्स में से, लेकिन आपको आइडिया मिल जाता है कि एक अनसीन एक्सट्रैक्ट किस तरीके का होता है, कैसे क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जाते हैं, और हम उसको सॉल्व करने की अगर कोशिश करेंगे तो बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोशिश करें आप कि आप अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2B। 2B में हम क्या देखेंगे, समरी राइटिंग आता है 3 मार्क के लिए। हमारे लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स में, जिसमें हमने समरी राइटिंग भी कवर किया है और माइंड मैपिंग भी कवर किया है। तो बच्चों 3-3 मार्क्स, 6 मार्क्स आपके हाथ में है आसानी से। अगर आपने 6 में से 4 भी लेकर आए तो आप बड़े फायदे में रहोगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए टेक्निक मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है, और ये सारी टेक्निक आपको उन लेक्चर्स के अंदर ही मिलेगी। तो आप उस सेक्शंस को जाकर देख लीजिए कि किस तरीके से हमने क्या स्ट्रैटेजी बताई है, कैसे आपको समरी राइटिंग करनी है, कैसे आपको माइंड मैपिंग करनी है, और बड़ा ही आसान हो जाता है ये सॉल्व करना। अब ये जो समरी राइटिंग होती है बच्चों, ये जो पैसेज दिया है ना आपको अनसीन पैसेज, बस इसी पैसेज की समरी लिखना आना चाहिए आपको, इसी पैसेज की आपको समरी लिखना आना चाहिए। तो जब आपने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है तो आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाता है। तो जब सेंट्रल आइडिया मिलता है, समरी लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि हमको इसका एक टाइटल भी देना है। जो भी आप समरी लिखते हो, जो पैसेज दिया है, जो भी उसकी समरी आप बना रहे हो, आपको उसको एक सूटेबल टाइटल अलॉट करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया होगा हमको उस टॉपिक के हिसाब से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके डायग्रामेटिक फॉर्म में किसी अलग तरीके से हमको क्या करना है, पूरा बनाकर बताना है, माइंड मैपिंग करना है। ओके, अब हम आते हैं हमारे सेक्शन 2 जो कि पोएट्री एंड अप्रिसिएशन है। ओके, सेक्शन 2 पोइट्री के ऊपर होता है, जहाँ पर हमको पोइट्री और अप्रिसिएशन पर पूछा जाता है। यहाँ पर हमको पोइट्री दी है। अब देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना, ये भी बड़ा आसान है, अप्रिसिएशन भी आसान है, एक्सट्रैक्ट भी आसान है, क्योंकि जो भी पोएम होगी सारी के सारी आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है सारे के सारे पोएम्स को। तो आप जाइए, आपको जो चैनल पसंद हो, जो लेक्चर्स पसंद हो, आप उसमें से जाकर देखिए, पोएम को अच्छे से समझ लीजिए। समझ लेने के बाद आप उसकी समरी बना दो। अगर आपको चाहिए कि ये पोएम किस
बारे में है, क्या बात करना चाहती है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरा काम आप क्या करेंगे, सीन है तो ऑलरेडी उसके जैसे ही आप पोएम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, जैसे आप देख रहे हो चलो ये पोएम तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, इसकी मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, हर एक लाइन में जैसे जैसे पोएम पढ़ते हैं ना, हर एक लाइन में फिगर ऑफ स्पीच मार्क करना शुरू कर दो। क्यों मार्क करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका वहाँ पर टाइम बच जाता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त, क्योंकि जब पोएम का अप्रिसिएशन लिख रहे होते हैं हमको बताना होता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उसमें यूज हुआ है, या फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पोएटिक डिवाइस कौन सा है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो वो आपको अच्छे से बताना आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आप पोएम जब पढ़ रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच आप तभी मार्क कर लेंगे। ओके, अब सीन पोयम है आपके टेक्स्ट बुक से ही आई है, तो अगेन यहाँ पर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, तो पोयम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम आपका इन्फ्रेंसेस हो गया, इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस हो गया, पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया। तो पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको पूछा जाएगा, आपकी राय, आपका ओपिनियन मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पर भी अगर पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल कौन सा किया गया है, क्रिएटिविटी, यानी कि अब एक चीज़ आपको करना है, हम बहुत सारी जब पोएम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का भी एक पोएट जाग जाता है ना। तो जब वो पोएट को अपने अंदर के जगाओ, छोटे मोटे पोएट को जगाओ और क्या करो, कुछ पोएम्स लिखना शुरू कर दो। जैसे कि हर एक पोएम में कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, तो उस सेंट्रल आइडिया को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, आपको बोला जाएगा इसके ऊपर अपनी पोएम बनाओ। तो आपको भी 2-4 लाइन में अच्छी पोएम बनानी होगी। उसके लिए आपको राइमिंग वर्ड्स का आना ज़रूरी है। पोएटिक डिवाइस कैसे है, ए है, बी है, ए बी है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो बच्चों, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको 2 से 4 लाइन में पोएम को कंपोज करना, जो आएगा आपको 2 मार्क के लिए। बढ़ते हैं हम अप्रिसिएशन की तरफ, जहाँ पर जो पोएम हमको पूछी गई है हमारे टेक्स्ट बुक की है, तो हर पोएम का अप्रिसिएशन अपने पास बनाकर रख लो कि जैसे ही एग्जाम में मुझे कुछ पूछा जाएगा फटाक से आप अप्रिसिएशन लिखना शुरू कर देंगे, आपके लिए अप्रिसिएशन आसान हो जाएगा। पोएट्स के नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, जो पोएट्री है उनके नाम आप उनके पोएट के जो है वो याद होना ज़रूरी है। अप्रिसिएशन में ये सारी चीज़ों को देखा जाता है, जब भी उनको मार्क्स देना होता है तो 4 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं दे दिए जाएंगे, आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बढ़ते हैं हम हमारे सेक्शन 3, जो कि हमारा राइटिंग स्किल्स होता है। राइटिंग स्किल्स में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अब ये सबसे बेस्ट होता है, मुझे सबसे अच्छा ज़्यादा जो, अगर आप मेरी माने तो मुझे यही लगता है, क्योंकि ये आपको पूछा जाता है 16 मार्क्स के लिए। 16 में से ट्राई करना 14 मार्क्स तो हमको मिल ही जाए। कैसे मिलेंगे 14 मार्क्स, अगर हमने सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स की बहुत अच्छे से तैयारी की है। देखो, मैं आपको हमेशा हर बार एक ही चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों, कि आप जिस चीज़ में बेटर हो हमेशा उसको इम्प्रूव करते जाओ, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, हमेशा उस चीज़ के लिए और ज़्यादा मेहनत करो। और जिस चीज़ में अच्छे नहीं हो, अगर सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स के रेफरेंस में मैं बात करूँ, तो आप जिसमें अच्छे नहीं हो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया है ना, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। हर किसी का मानना है कि ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज जो है वो बहुत आसान होता है, तो आप ये 2 के पीछे क्यों मेहनत कर रहे हो, जब आपके पास आराम से आपको प्लेट में पूरा खाना सर्व कर दिया गया है। कहाँ सर्व किया है, हमारे चैनल के ऊपर लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स की, आप जाइए और हमारे सारे के सारे सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स को देख लीजिए। ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज जो है वो हो गया है। ओके, नेक्स्ट आता है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसान जो होता है वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस फ्रेम करना होता है और ईमेल होता है। तो दैट इज़ अप टू यू ऑल कि आपने अपनी तैयारी कितने अच्छे से कर रखी है। अगर आपको प्रेफरेंस ईमेल को देना है, ईमेल को दे दो, लेकिन अगर आपको लगता है इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछना, वो क्योंकि वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूछते हैं, तो इंटरव्यू थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। सेकेंड आपका ईमेल होता है, फिर उसके बाद आपका रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट आएगा स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। सबसे आसान जो होता है वो होता है स्पीच देना। कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ में बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ यानी कि आपको बोला जाएगा कोई एक फ्रेज दिया जाएगा, इडियम दिया जाएगा, उसके ऊपर अपने थॉट प्रोसेस बताने हैं। एग्जाम में उतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि कौन सा ईडियम या फ्रेज दिया गया है उसके ऊपर आप सोचो और लिखो। वो सोच कर लिखने में काफ़ी वक्त लग जाता है, तो वहाँ पर वक्त को वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर स्पीच को लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिव्यू, ब्लॉग और अपील। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे आसान जो है वो बच्चों अपील है।
क्यों? क्योंकि वह एक फॉर्म की रिक्वेस्ट होती है। हमने कई बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, ब्लड डोनेशन के लिए हमको अर्जेंट ज़रूरत है ब्लड की, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, ये ब्लड बैंक है, इस स्टूडेंट से बात कर लो, इस क्लास के बच्चे को। बस छोटा मोटा स्लोगन बना लो आराम से और लिख लेंगे आप, नैया पार हो जाएगी आपकी। अगर आप अपील करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रिव्यू भी करते हो तो। याद रखना सबसे अच्छी चीज़ आप क्या कर सकते हो, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आप घर से प्रिपेयर करके आ सकते हो। अब बोलो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे मैम जिसका आंसर हम घर से प्रिपेयर करें? बिल्कुल आएंगे। आपको पूछा जाएगा राइट अ रिव्यू ऑन एनी रीसेंट बुक यू हैव स्टडीड, राइट अ रिव्यू ऑन एनी रीसेंट मूवी यू हैव वॉच्ड। तो रीसेंट आपने जो भी देखा है आप उसका रिव्यू बना दो ना भैया, क्या प्रॉब्लम है? एक बुक का बना कर रख दो। अगर आपने अभी नहीं भी पढ़ा है, 4 साल पहले कोई बुक पढ़ी होगी ना, तो उसको वापस से हाथ में लो, जो पढ़ा है उसको एक बार रेफर कर लो, उसका रिव्यू जो है वो आप बना लो, नोट डाउन कर लो अपने पास, कि अगर एग्जाम आती है तो एग्जाम का तो ये आंसर तो मैं पहले ही जाकर पढ़ के लेकर जाने वाला हूँ। तो आपके आंसर्स आपके हाथ में ही है। मैं प्रेफरेंस दूंगी अपील को पहले और उसके बाद में रिव्यू को। यहाँ पर हमारा स्पीच होगा, ईमेल और इंटरव्यू में पहले इंटरव्यू होगा मेरे लिए, फिर ईमेल होगा, और यहाँ पर हमारा वर्चुअल मैसेज होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा सबसे ज़्यादा आसान है अटेम्प्ट करने के लिए। ओके अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, A, B, C and D पेपर सेटर विल फ्रेम एक्टिविटीज ऑन ऑल टाइप्स इन ईच सेट इज ऑप्शन। यानी कि अब देखो क्वेश्चंस तो आपको सभी दिए जाएंगे, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा इसमें से अटेम्प्ट करना है। आपको लगता है मेरे पास टाइम ज़्यादा है, मुझे ये वाला B वाला जो है वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 सॉल्व कर लूँ, तो ये बिल्कुल भी गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि पूछा जा रहा है 4 मार्क के लिए, आप 2 अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको 8 नहीं मिल सकता है 4 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, जो भी आता है जैसा भी आता है अटेम्प्ट करो। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स आपके ऊपर होता है, तो बिल्कुल भी इसमें से किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जो आपको आसान लगता है आप उसको अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 4, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ये भी आता है आपको 16 मार्क्स के लिए, जो कि हमारा लिटरेरी जॉनरे है, जिसको हम नॉवेल सेक्शन बोलकर बुलाते हैं। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा डर इसीलिए रहता है कि मैम हम कैसे इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें, जो कि 4.1 से पूछा जाता है। 4.2, 3, 4 तो फिर भी हम कर लेंगे, कैसे भी समझ लेंगे, रट्टा मार लेंगे, लेकिन 4.1 का क्या? 4.1 में मैं आपको ऐसी कोई फेक स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी कि जिससे आपको लगे कि हाँ भाई आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको YouTube का कोई भी टीचर किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको करनी होगी अपनी खुद की पढ़ाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी नॉवेलिस्ट हैं उनके नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे नाम आपको पूछे जा सकते हैं आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। किसमें पूछे जाएंगे? MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको नॉवेल्स के नाम, नॉवेलिस्ट के नाम, इंडियन नॉवेलिस्ट कौन है, फॉरेन नॉवेलिस्ट कौन है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए बच्चों, तो वो आप उसकी तैयारी खुद से करके आएंगे। यहाँ पर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है, आपको नॉवेल सेक्शन में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। देखो 4 मार्क के लिए आप बोलोगे कितनी पढ़ाई हम करें, तो यहाँ पर 4 मार्क्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5A2 के अंदर इंग्लिश नॉवेल के ऊपर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो कोई थियोरी क्वेश्चन तो हमको आने नहीं वाला है। ठीक है, आपको कोई डिटेल में लिखना तो नहीं है किसी नॉवेल के बारे में, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉवेल्स के नाम एक तरफ लिख दो, नॉवेलिस्ट के नाम एक तरफ लिख दो, इंडियन नॉवेलिस्ट के नाम लिख दो, फॉरेन के नाम लिख दो, आराम से आपको याद हो जाएगा कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। तो आप खाली इंडियन के तो देखो बच्चों नाम से ही पता चल जाता है ये इंडियन है करके। आपको याद क्या रखना होगा, जो ब्रिटिश ओरिजिन इंडियन होगा, अगर कोई ऐसा है जो यहाँ से बाहर रहते हैं लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया का ही है, ठीक है, वो पैदा पले बड़े किसी और कंट्री में हुए हैं लेकिन उनका ओरिजिनेशन जो है वो इंडिया का ही रहा है, तो आपको ऐसे ऑथर को थोड़ा अच्छे से याद करना होगा। बाकी इंडियन ऑथर के नाम तो भाई हमारे नाम बड़े आसान होते हैं याद करने के लिए, बिल्कुल भी दिक्कत उसमें नहीं आती है। ओके, तो ये हो गया हमारा 4.1। अब जो B, C, D होगा ना, ये हमारे 4.2, 3 और 4 से पूछे जाएंगे। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, यहाँ जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उस स्टोरी को बहुत अच्छे से हमको क्या करना है, याद करके आना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जैसे हमने टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को, प्रोज सेक्शन को हमने क्या किया था, चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया था, उसकी समरी नोट डाउन कर ली। सिमिलरली यहाँ पर नॉवेल्स, देखो एक फिक्शनल वर्ल्ड है, ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर कहानियाँ बनाई गई है, तो हमको इनकी कहानियाँ जो है उसको अच्छे से याद रखना है।
उसका स्टोरी क्या है, उसका थीम क्या है, उसके प्लॉट क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है। आपको कैरेक्टर्स के ऊपर पूछा जा सकता है। जैसे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में जो हमारा मेन लीड था, आपको पूछा जाएगा कि भैया उसका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दो, आप कैरेक्टराइजेशन दे दो उनके बारे में, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर जो हमारे जासूस वाला था 4.4, उसके अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, द साइन ऑफ 4, उसके अंदर आपको क्या पूछा जा सकता है कि उसके अंदर वो जो लेडी थी, आप थोड़ा सा उसका कैरेक्टराइजेशन दे दो, उसके बारे में बता दो। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनके कैरेक्टर के ऊपर पूछा जा सकता है। कैरेक्टर मतलब आपको उनका पूरा डिस्क्रिप्शन बताना होगा, ठीक है, किस तरीके की इंसान थी, कैसी थी या कैसा था, उनका नेचर कैसा था, बिहेवियर कैसा था, सॉफ्ट स्पोकन थी, तो ये सारी चीज़ें हमको बतानी होगी। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है कि कैसी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में ही लिखना है पेपर, हिंदी मराठी में नहीं लिखना है, लेकिन जो लैंग्वेज का इस्तेमाल यानी कि वोकैब्स, जो वर्ड आप यूज़ करते हो, बड़ा सोच समझ के करना होता है। तो इस सेक्शन को तो भैया पूरा रट्टा मार के ही जाना है आपको। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स 16 मार्क के लिए, सेक्शन 4 लिटरेरी जॉनरे जो कि आपका नॉवेल होता है 16 मार्क के लिए होता है। अगर आपने अच्छे से इनके आंसर्स को याद कर लिया जो टेक्स्ट बुक के पीछे ऑलरेडी दिए, अब कैसे याद होगा, देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, उसको वापस से रिवाइज करते जाओ। जिनको चाहिए नॉवेल सेक्शन अच्छे से कर ले, प्रीवियस लेक्चर पे जाओ, लेक्चर्स को देखो, स्टोरी को समझो, लेक्चर्स को देखो, स्टोरी को समझो। स्टोरी को समझने के बाद एक एक कैरेक्टर को नोट डाउन कर लो। अब नोट डाउन करने के बाद उन कैरेक्टर को समझो कि ये कैरेक्टर क्या बोलना चाहता है, किस तरीके का कैरेक्टर है ये, उसके फीचर्स आपको बताने हैं, इस स्टोरी का प्लॉट क्या है, थीम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये समझोगे तभी ये 16 मार्क्स में से कुछ नहीं करके भी अगर आपने इसमें 12 मार्क्स भी निकाल दिए, कुछ ना कुछ कर करके, लिख लिख के, रट्टा मार के, तो आपने क्या करना है, 60+ तो ऐसे ही कमा लेना है इस पेपर के अंदर। यहाँ पर हमारा सेक्शन 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब ये जो मैंने बनाया है बच्चों आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट बनाया है। देखो पेपर जो होता है वो कितने देर का होता है, 3 घंटे का होता है। तो 3 घंटे का पेपर है तो हमारे हाथ में है 180 मिनट। ये 180 मिनट जो हमारे हाथ में है, पूरे के पूरे 180 मिनट खर्चा मत कर दो, अपना टाइम मैनेज करो। कैसे मैनेज करेंगे, पूरे के पूरा अगर खर्चा कर दिया ना तो मैं बताऊंगी बाद में प्रॉब्लम क्या आएगी। पहले हम देखते हैं कौन से सेक्शन को कितना टाइम हम देंगे। सीन पैसेज है 12 मार्क के लिए होगा, 15 मिनट देना है, उससे ज़्यादा नहीं। 15 मिनट क्यों देना है, क्योंकि अब हमको A1 से लेके A6 तक के आंसर्स जो अटेम्प्ट करने हैं ना, इसके लिए। तो सीन पैसेज है, आप बोलोगे मैम 15 मिनट में कैसे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया अगर आपने तो बस आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करने काफ़ी आसान हो जाते हैं। लैंग्वेज स्टडी जो है 4 मार्क का होता है। अब 4 मार्क के लिए 10-15 मिनट तो हम देंगे नहीं, तो हम इधर पे 5 मिनट देंगे। तो यहाँ पर हमने कितना मिनट दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को आप 20 मिनट से ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। कितना आप खर्चा करेंगे, ये दोनों को मिलाकर आपका हो जाता है 20 मिनट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2A, अनसीन पैसेज। स्ट्रैटेजी बताइए मैंने आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पे जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पे जाओ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस पैसेज को कितना टाइम देंगे, उसके क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट देंगे। फिर आता है हमारा समरी राइटिंग, माइंड मैपिंग। 3-3 मार्क के लिए है। समरी राइटिंग है, सिर्फ समरी लिखनी है, पूरी कहानी हमको नहीं लिखनी है, तो 3 मार्क के लिए है। तो 10-10 मिनट हम समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग को देंगे, इससे ज़्यादा टाइम हम उनको नहीं देंगे। फिर आता है हमारा पोएट्री का एक्सट्रैक्ट और कॉम्प्रीहेंशन और हमारा अप्रिसिएशन ऑफ दी पोएम। यहाँ पर जो कॉम्प्रीहेंशन है 10 मार्क, यहाँ पर ये 10 मार्क के लिए होगा तो इसको 10 मिनट देना है। और ये जो है वो 4 मार्क के लिए। पोएम का अप्रिसिएशन घर से समझकर पढ़कर आ जाना, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर आपका अप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगा। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन। भैया ये तो जैसे मैंने आपको बोला जिसमें बेस्ट होते हैं ना हमको वही करना होता है। तो अपने घर से हर एक चीज़ की तैयारी अच्छे से कर आओ कि आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं हो रही है। अगर आप वर्चुअल मैसेज को सिलेक्ट करते हो तो काफ़ी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ो। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ वहाँ मत देखो, किसी को हेल्प करने की कोशिश मत करो, करने जाओगे फंस जाओगे। याद रखना एग्ज़ाम से आपको कम्प्लीटली बैन किया जा सकता है 4-5 सालों के लिए। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। पहले अपनी मदद कर लेना, बाद में देखा जाएगा किसी की मदद करनी है या नहीं करनी है। अपने आप की मदद कर लो, वही काफ़ी है, क्योंकि इतना टाइम लैंग्वेज के पेपर में नहीं होता है कि हम किसी की हेल्प करें, और ना ही हमको किसी से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि
क्योंकि हमको सब आता है, हम सब पढ़ कर गए हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, हम पढ़ाई करके जाते हैं, ठीक है, हम कॉपी करने नहीं जाते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4A की अगर मैं बात करूँ, जो 4 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा, सिर्फ 10 मिनट देना है। इसी तरीके से इस पूरे सेक्शन को हमने कितना दिया है, 10, 20, 30, 40 मिनट आपको कितना देना है, किसके लिए देना है, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स के लिए देना है। 10 मिनट करके आपने दे दिया, एकदम आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है, हमारे नॉवेल के बारे में। 4 मार्क्स के लिए है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ लो, सबके नाम अच्छे से याद करके आओ, रट्टा मारना हो रट्टा मार के आओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन सब कुछ आप पढ़कर घर से आएंगे। तो यहाँ पर इसको भी आप कितना देते हैं, 40 मिनट देते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था 80 मार्क का पेपर है, हमारे पास कितना होता है बच्चों टोटल टाइम, यहाँ देखो सॉरी, हमारे पास जो टोटल टाइम हमको अलॉट किया जाता है, बोर्ड वाले हमको देते हैं 180 मिनट। ये 180 मिनट आपसे कोई नहीं छीनने वाला है, ये आप ही का 180 मिनट है। इसमें से आप कितना समय दे रहे हो, आपका टाइम कितना यूज हुआ है अब तक, जो हमने इतना 10 मिनट 20 मिनट देखा है, कितना टाइम यूज किया हमने, 155 मिनट्स जो है वो हमने क्या किया, यूज किया। अब आप बोलोगे मैम इस 25 मिनट में हमको क्या करना है। इस 25 मिनट की स्ट्रैटेजी ये है कि आपको चेक करना है मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। दूसरी चीज़, सारे क्वेश्चंस के नंबर मैंने सही से लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अगर आपको कहीं पर पूछा गया है कि आपको क्वेश्चन को लिखना है, यानी कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग दिस और दैट, जो भी मेंशन किया होगा, जैसे कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन, तो वहां पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है, हर जगह मैंने क्वेश्चन लिखा है, हर एक क्वेश्चन को नंबरिंग सही से की है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कि आप क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, फिर सीधा कूद पड़ते हो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, 4 के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप, क्योंकि उसके लिए एग्जामिनर को आपके पेजेस को टर्न करके पूरा चेक करना पड़ता है। वापस से आप क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट पर आ गए, तो अगर उसका मूड खराब रहा तो आपका मार्क्स खराब हो जाएगा। तो ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 1A का A1 से लेकर A6 तक आप अटेम्प्ट करने वाले हो, आप उतनी जगह वहाँ पर छोड़कर रख दो कि मैं इसको अटेम्प्ट करने वाला हूँ, वापस से इस पेज के ऊपर आऊँगा। तो ये 25 मिनट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो इन चीज़ों का बच्चों आप खास ख्याल रखेंगे। अब आप बोलेंगे 25 मिनट में सिर्फ यही चेक करें मैम कि क्वेश्चन नंबर डाला है नहीं डाला है। अरे मेरे बच्चों, उन चीज़ों के ऊपर भी आप ध्यान देंगे। किसके ऊपर ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखे थे। मैंने बोला ना आपको कि ये क्वेश्चन मैं बाद में कर लूँगा, बस उस 25 मिनट के अंदर ही अब उस टाइम को आपको अलॉट कर देना है कि अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। जिस क्वेश्चन को सोचने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जैसे बच्चे ग्रामर में कंफ्यूज हो जाते हैं, डू एज डायरेक्टेड आ गया तो आप सेंटेंस फ्रेम करने में वहाँ टाइम लगा देते हो, तो आप सोचते हो बाद में कर लूँगा। तो वो 1-1, 2-2 मार्क्स जो आप ऐसे ही गवा देते हो, वो इसीलिए गवा देते हो क्योंकि आप अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं करते हो। देखो, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना ली जाए, कितना भी कुछ कर लिया जाए बच्चों, लेकिन जब हम एग्जाम देने बैठते हैं ना, तब सारी स्ट्रैटेजीज हमारी फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। अपने आप को मेंटली आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं एग्जाम के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था बच्चों, एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पर, जो कि प्रैक्टिस सेट है। यही क्वेश्चन पेपर्स हमने आंसर के साथ आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से, वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जाकर एज ए रेफरेंस सोर्स आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों, जो आपको पूछा जाएगा। ये तो हमारे सर ने बनाया है, तो एक प्रैक्टिस या फिर एक सैम्पल पेपर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर होगा, 80 मार्क के लिए होगा। याद रखना, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से आप याद रखेंगे। एग्जाम के लिए खाली ब्लू और ब्लैक पेन ही अलाउ किया गया है। जैसे कि मैंने आपको कई सारे सेक्शन 3 सिखाए, उसमें मैंने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं। माइंड मैपिंग के लिए मैंने आपको बोला था कलर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जब आप माइंड मैपिंग प्रॉपर किसी अलग काम से कर रहे हो। अगर एग्जाम में पेपर आप लिख रहे हो बच्चों, तो ये चीज़ याद रखना, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करेंगे और कोई भी पेन से वहाँ पर कलर पेंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है, ये ड्राइंग और पेंटिंग का पेपर नहीं है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला सेक्शन 1 प्रोज, कोई ना कोई जो सिमिलर चैप्टर्स आपका दिया होगा, उन्हीं में से कोई ना कोई ये आपको आने वाला है एक्सट्रैक्ट। देखो, ये हमारा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि ट्रू और फॉल्स पूछा गया। ट्रू और फॉल्स का जवाब तो आप यही देखकर दे सकते हो। फिर आपको पूछा जाएगा इन्फ्रेंसेस, फिर आपको पूछा जाएगा पर्सनल रिस्पॉन्स।
पर्सनल रिस्पॉन्स में जैसे यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कभी ऐसा वक्त आया कि आपने कभी किसी दिन खाना ही नहीं खाया हो, ऐसा कुछ वक्त आया है तो वो इंसिडेंट हमारे साथ में शेयर करो। तो ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो उसका आप आंसर जो है वो देंगे। फिर लैंग्वेज स्टडी आ गया। देखो यहाँ पर आपको बोला सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बोला बिगिन द सेंटेंस विद द वर्ड्स माई सॉलिटरी, यानी कि सेंटेंस को आपको क्या करना है, रीराइट करना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वोकैबुलरी में, जैसे मैंने आपको बोला था ज़्यादातर एटोनिम सिनोनिम पूछा जाता है, तो ये आपको एटोनिम अपोजिट वर्ड्स पूछे गए हैं। ये अपोजिट वर्ड्स आपको पैसेज में ही ढूंढने हैं, ठीक है, आपको कहीं बाहर से नहीं मिलने वाले हैं। पैसेज को अपने अच्छे से पढ़ा है तो जाओ वापस से ढूंढो उसका अपोजिट क्या मेंशन किया हुआ है। फिर आपको ग्रामर दिया है जो कि नॉन टेक्सचुअल है। नॉन टेक्सचुअल है जैसे मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पूछ लिया, जैसे मैंने आपको बोला है कि आप बेसिक ग्रामर की तैयारी अच्छे से करके जाइए, जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं वही सारे ग्रामर आपके नॉन टेक्सचुअल ग्रामर होते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको पूछ लिया गया है, आप उसकी तैयारी करके जाइए। तो ये हमारे प्रोज सेक्शन से था। फिर उसके बाद आता है हमको अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज जैसे मैंने आपको बोला कभी भी क्या करना है, हमको अटेम्प्ट करना है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर पैसेज के ऊपर जाओ, क्योंकि क्वेश्चन से हमको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिलता है कि पैसेज क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर वापस से आपको पैसेज को पढ़ने के लिए बोला गया है और कुछ स्टेटमेंट्स दिए, तो आपको बताने हैं सही है या गलत है, तो आपको एक सेंट्रल आइडिया उसका मिल जाता है। या वहाँ पर वापस से आपको डू एज डायरेक्टेड दे दिया है, तो जो A1 से लेके A6 तक आता है सेम क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज में भी पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर एटोनिम सिनोनिम पूछा जाता है। अब आता है हमारा बी जो कि आता है समरी राइटिंग। तो ये कुछ हमको दिया गया है, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर इट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समरी राइटिंग, जैसा मैंने आपको बोला जो पैसेज अनसीन दिया है उसी की आपको समरी लिखनी है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात है बच्चों, हमको ऑप्शंस भी दिए हैं। क्या ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कोई एक सूटेबल टाइटल जो होगा वो आप क्या करेंगे, उस एक्सट्रैक्ट का टाइटल जो है वो समरी राइटिंग को दे देंगे। फिर यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैसेज दिया है जिसके बेसिस पर आपको क्या बोला गया है, आपको माइंड मैपिंग करना है। तो हमारे लेक्चर्स अपलोड है, आप जाकर देख लीजिए माइंड मैपिंग किस तरीके से होता है। ये हमारी सीन पोयम है। अब इसका एक्सट्रैक्ट और कॉम्प्रीहेंशन दिया है हमको, जिसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर आपको इसी के साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको बताना है। तो इसकी स्ट्रैटेजी हमेशा याद रखना, जैसे आप पोयम पढ़ते जा रहे हो बच्चों, पोयम पढ़ते के साथ ही आप क्या करेंगे, उसके फिगर ऑफ स्पीच को मार्क कर लेंगे, ताकि वो क्वेश्चन के आंसर के टाइम पे आपका टाइम जो है वो वहाँ पर बच जाता है। फिर यहाँ पर हमको पोयम दी है, उसके बारे में अप्रिसिएशन हमने लिख दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा आएगा सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स। ओके तो इस तरीके से देखो, जैसे मैंने आपको बोला था क्वेश्चन तो आपको तीनों ही पूछे जाएंगे जो भी ऑप्शन में दिए हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो ये वर्चुअल मैसेज दिया है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया है, ग्रुप डिस्कशन दिया है, तो कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली आपको दिया है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, जिसमें से मैं प्रेफर करूंगी इंटरव्यू क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि बहुत ईजी होता है। फिर आता है स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, जिसमें से आप प्रेफरेंस देंगे स्पीच राइटिंग को। नेक्स्ट आता है हमारा रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और अपील। तो जैसे मैंने आपको बोला, आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चाइल्ड लेबर स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना है, अपील बनाना है। अब यहाँ पर पॉइंटर्स भी आपको दिए हैं, इन पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हुए आपको अपील बनाना है। तो यानी कि रेडीमेड हर एक चीज़ जो है वो आपको सामने मिल रही है। फिर आता है हमारा सेक्शन 4 जो कि नॉवेल सेक्शन है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5A में पहला तो आपको पूछा जा रहा है ऑड एलिमेंट को निकाल दो। अब देखो यहाँ पर अगर हम नाम देखें तो अरुण जोशी, विक्रम सेठ, किरण नागरकर, ग्राहम ग्रीस, तो हमारे इंडियंस के नाम हमको अच्छे से पता है कौन से है, तो ये जो है वो इंडियन नहीं है, तो आपको ऑड मैन आउट बाहर कर देना है। प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल, इसमें से कौन सा ऑड मैन आउट है, बाहर कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ से MCQs पूछे जाते हैं। अब जो आता है हमारा 4.2, जिसके अंदर से मोस्टली हमको क्या पूछा जाता है, हमको पूछा जाता है हमारे क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे होते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर 4.3, 4.4 में भी हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 मार्क के लिए। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बस यही हमारी स्ट्रैटेजी थी, यही हमारा कहना है कि बच्चों कितनी भी प्रिपरेशन कर लो आप, कितने भी वीडियोस देख लो, अगर आपने अपने आप की तैयारी सही से नहीं की है तो ये सारी स्ट्रैटेजी फेल है, अगर आप पढ़ाई करके नहीं जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, अपना वक्त ज़ाया ना करें आप एग्ज़ाम में यहाँ वहाँ देखने में, कॉपी करने में। अपने ऊपर बहुत बड़ा रिस्क आपको अपनी लाइफ का नहीं लेना है। एग्ज़ाम से हमको बैन नहीं होना है, हमको अच्छे परसेंटेज लेकर आना है, ताकि आगे जो भी हमारा फ्यूचर गोल है हम उसको आसान
आसानी से अचीव कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम को अपने लिए क्रिएट किए हुए। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी, आज का हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको विश करती हूँ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी हमारे लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच।